जहां एक तरफ पूरी दुनिया महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में लोगों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति के काम को सही बताते हैं। ये लोग महात्मा गांधी पर सैकड़ों ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, अगर उनको सच मान लिया जाए तो शायद देश का हर व्यक्ति महात्मा गांधी से नफरत करने लगे। 1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा, पूरी इंग्लैंड की संसद उस आदमी को रिसीव करने आई थी, और तुम जाओगे ना तो किसी अंग्रेज का कुत्ता भी ना आएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी आरोप को सही मानने से पहले उसकी पूरी तरह जांच कर लेना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम गांधी जी के ऊपर अक्सर लगने वाले ऐसे ही कुछ आरोपों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये आरोप क्या वास्तव में सही हैं या गलत। लेकिन सबसे पहले ये जवाब उनके लिए जो कहते हैं कि महात्मा गांधी 70 की उम्र में जवान लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते थे। हमारे नेताजी हैं लखनऊ में, हमसे एक दिन कह रहे थे गांधी बहुत बदतमीज आदमी थे। क्या बदतमीजी किए थे? हम 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे सर हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए। तुम्हारी अपनी बीवी तुमको बाजार में कंधे पे हाथ नहीं रखने देती, हाथ नीचे कर ले, लोग देख रहे हैं, बुरा लग रहा है। तुम कुत्ते जैसा चेहरा लिए टहल रहे हो, पान खाए हो, यहाँ से चू रहा है। तुम्हारी औकात है, तुम गाली दोगे? आइए अब टॉपिक पर आते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर लगने वाला पहला आरोप है कि वो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये आरोप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में पार्टीशन का हमेशा से विरोध किया। 16 सितंबर 1940 को गांधी जी ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत जैसे गरीब देश जिसके हर कोने में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, उसका पार्टीशन करना अराजकता से भी बुरा काम है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि पहले मुझे काटो फिर देश को बांटो। उसके बाद मार्च 1947 यानी आजादी मिलने से कुछ महीने पहले भी वो कहते हैं कि अगर हमें आजादी चाहिए तो पूरे भारत के लिए चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं। यानी यहां भी उन्होंने पार्टीशन का विरोध ही किया। इसके बाद 3 जून 1947 में महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद से पार्टीशन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मुझे इस प्लान में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। दोस्तों, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है, तो आप राष्ट्रपिता होने के नाते इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। जिस वक्त ये खत लिखा गया उस वक्त महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो पार्टीशन के कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि जब कलकत्ते में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूँ। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिससे प्रूफ होता है कि गांधी जी पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर पार्टीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, जवाब है पार्टीशन के लिए जिन्ना, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने ही माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर इस फैसले को हरी झंडी दी थी। महात्मा गांधी के ऊपर लगने वाला दूसरा आरोप है कि गांधी जी ने शहीद भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। आइए इसकी जांच करने के लिए उनकी स्पीच की कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनते हैं। उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यह कहता है कि न केवल उनकी फांसी रुकनी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए। मेरा ज़मीर कहता है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान को तो बिल्कुल नहीं। सन 1931 में गांधी और इरविन गांधी इरविन समझौते के लिए मिलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लॉर्ड इरविन तब भारत के वायसराय थे। इस समझौते में बातचीत के दौरान गांधी इरविन से कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि देश का माहौल ठीक हो तो ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह की फांसी को टाल देना चाहिए। महात्मा गांधी को पता था कि भगत सिंह की फांसी को रोकना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो इसको पहले कुछ दिन के लिए टालना चाहते थे और जैसे ही भविष्य में परिस्थिति अनुकूल होती तो इसको रोकने का प्रयास शुरू करना चाहते थे। इसलिए वो आगे कहते हैं कि भगत सिंह एक देशभक्त हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश के बारे में सोचकर किया है। इसलिए मैं आपसे इंसानियत के नाते भगत सिंह की फांसी को सस्पेंड करने का आग्रह करता हूँ। इससे देश में उथल पुथल होने से बच जाएगी। लेकिन इरविन ने इस बात से पूरी तरह मना कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर पंजाब पुलिस का काफी दबाव था। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने ये तक कह दिया था कि अगर भगत सिंह की सजा में कुछ भी फेरबदल किया गया तो वो सारे एक साथ रिजाइन कर देंगे।
इसी दबाव के चलते इरविन ने गांधी जी की बात मानने से एकदम मना कर दिया। इसके बाद भी गांधी जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने कई लोगों को एक एक कर गवर्नर के पास भेजा, जिससे गवर्नर इस मामले को लेकर कुछ एक्शन ले, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद गांधी एक बार फिर प्रयास करते हैं और इस बार वो इरविन को एक पत्र लिखते हैं। इसमें वो इरविन को लिखते हैं कि हालांकि आपने बता दिया है कि भगत सिंह और उसके 2 साथियों की फांसी को टालना बहुत मुश्किल है, लेकिन देश के सब लोग यही चाहते हैं कि उनकी फांसी को टाल दिया जाए। अगर भगत सिंह की फांसी टल जाती है तो इससे देश में शांति को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर फांसी हो गई तो देश का माहौल काफी खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो कृपा करके फांसी को टाल दीजिए। इस पत्र में गांधी जी ने धार्मिक, राजनीतिक और इंसानियत की हर तरह की मिसाल लेकर अंग्रेजी हुकूमत को समझाने का प्रयास किया। ये सब पढ़कर साफ साफ पता चलता है कि गांधी जी लगातार फांसी रोकने का प्रयास कर रहे थे। सच तो ये है कि भगत सिंह खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी टाली जाए। उनको जब कई लोगों ने बोला कि आप एक माफीनामा लिख दीजिए और आप उसमें ये ऐलान कर दीजिए कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, तो भगत सिंह ने गवर्नर को माफीनामा भेज दिया। लेकिन इस माफीनामे में जो लिखा था वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के दिन अब गिनती के बज गए हैं और कोर्ट ये फैसला सुना चुका है कि हम तीनों यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक युद्धबंदी हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को फांसी नहीं बल्कि सीधे गोली मार देनी चाहिए। जब भगत सिंह के पिता ने अंग्रेजी सरकार को एक माफीनामा लिखा तो वो अपने पिता पर भी भड़क गए कि आप एक देशभक्त के पिता होकर इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। भगत सिंह ने मुझसे कहा, चिंता ना करो, मैंने फांसी हो जाने दो। और उसने मुझसे एक जोरदार दरख्वास्त करी, आपको अपने जनरल का समर्थन करना है, आपको सभी कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करना है, तभी आप देश के लिए आजादी जीत पाओगे। ऐसी ही कई और भी बातें हैं जिससे पता चलता है कि भगत सिंह खुद अपनी फांसी रोकने के खिलाफ थे। लेकिन ये आरोप कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। एक आरोप महात्मा गांधी पर यह लगाया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए अनशन भी किया। यह आरोप भी विभाजन के बाद गांधी जी पर लगता रहा है, लेकिन बाकी आरोपों की तरह यह आरोप भी बेबुनियाद है। असल में हुआ क्या था उसे जानते हैं। दोस्तों, देश का विभाजन तो धर्म के आधार पर हो गया था, लेकिन एक कठिनाई ये थी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है उसको कैसे डिवाइड किया जाए। उस वक्त आरबीआई में टोटल 400 करोड़ रुपए पड़े थे। विभाजन के समय ही आपस में ये फैसला ले लिया गया कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा, जिसमें 20 करोड़ तो विभाजन के समय देने होंगे और बाकी बचे 55 करोड़ जब पाकिस्तान को जरूरत हो वो मांग सकता है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और 20 करोड़ भारत ने पाकिस्तान को दे भी दिए। इस सब में अभी तक गांधी जी का कोई रोल नहीं था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन विभाजन के कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जाने लगी, तो भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की घटनाएं खत्म नहीं हो जाती तब तक भारत 55 करोड़ नहीं देगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का विभाजन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, तो जब पाकिस्तान ने सुना कि भारत 55 करोड़ रिलीज नहीं करेगा तो उसने इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी दी। और अगर पाकिस्तान कोर्ट चला जाता है तो उसकी जीत निश्चित थी, क्योंकि भारत ने पहले तो बिना किसी आपत्ति के 75 करोड़ देने के एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे, लेकिन बाद में उसने एक नई शर्त रख दी थी, तो इससे इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान के साथ खड़ी दिख रही थी। खैर, अब हम बात करते हैं कि इस बात का गांधी जी से क्या लिंक है। दोस्तों, वास्तव में इस बात का गांधी जी से लिंक है ही नहीं, और न ही गांधी जी पाकिस्तान को पैसे दिलाने के लिए अनशन पर बैठे थे। असल में जिस समय ये सब चल रहा था, इसी समय देश के कई हिस्सों में बंगाल और पंजाब के इलाकों में हिंसा हो रही थी। लोग आपस में लड़ लड़कर मर रहे थे। इसी से दुखी होकर और इसे रोकने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे थे। लेकिन उस वक्त गांधी जी के कुछ विरोधियों ने ये खबर फैला दी कि गांधी जी पाकिस्तान को पैसे दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। अगर गांधी जी वास्तव में इस वजह से अनशन कर रहे होते तो उनके उस वक्त के किसी भाषण में इसका जिक्र जरूर होता। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।